सराकिस्तान का सूबा मांगने वालों की शामत और देने वालों की भी शामत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनाब किन लोगों को सूबा मांगना चाहिए, किन लोगों को नहीं मांगना चाहिए। और सोशल मीडिया पर इस टाइम पे जो आजकल की जो बहस है वो सबसे ज़्यादा वायरल है जनाब पंजाब और जनूबी पंजाब की, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं जी हमारी सराइकी ज़बान है और इसमें बहुत सारे शहर आते हैं और इनको सूबे में बांट दिया जाए। दूसरी जानब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी सराइकी जो है ये पंजाब की ज़बान है और इसको जो है नहीं दिया जाता, यानी कि ये सूबा ये पंजाब के अंदर ही रहते हैं। और कुछ लोग जो सिंध की तरफ से भी उठ चुके हैं वो कह रहे हैं कि जी ये सिंध का ख़ित्ता है मुल्तान, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि जी ये सराइकी ज़बान भी हमारी सिंध के अंदर आती है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरी अगर किसी भी बात से अगर आपकी दिल आज़ारी होती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों से माजरत चाहता हूं भाई, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और सबसे बड़ा मेरा जो एजेंडा है वो गरीबी है, गरीब लोगों का साथ देना। और जो लोग बड़े बड़े जगहों पर बैठकर और बड़े बड़े पैसे लेकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं उन लोगों की निशानदेही करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जो इस धरती पर मेरे जैसे इंसान जो है वो बेवकूफ़ बने और बाकी जो एजेंडा फॉलो करने वाले लोग हैं वो बड़ी बड़ी भारी भारी रकम लेकर आपको बेवकूफ़ बनाते रहें। तो कुछ हो सकता है किसी ने इनको फंडिंग की हो, कुछ भी किया हो और छोड़ दिया हो किसी फॉरम के ऊपर, क्योंकि किसी का कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता ना, तो ये कोई पर्चियाँ बनवा कर आपके गले मोहल्ले में जाके कोई बांट रहे हैं कि ये सराइकी सूबा दे दो या नहीं दो, ये सराइकी ज़बान पंजाबी ज़बान में है या फिर इस तरह से कोई भी इनका खर्चा नहीं हो रहा। सिर्फ एक आईडी बनानी और बहुत सारे लोग हों जो इनकी बातों से मुतासर हो जाएँ और इनकी एक एक बात सुनने के बाद जो है वो शेयरिंग करते जाएँ, वो कहें ओए सराइकी की बात हो रही है, ये तो हमारा सूबा नहीं है तो हमें इससे हकूक़ मिल जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में रंगीनियाँ आ जाएंगी। तो भाईजान ज़रा सब्र करें, पहले आपको कुछ ये वीडियोज़ भी आपके सामने रखते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं जनाब पंजाब की, और जनूबी पंजाब की मैं बाद में बात करूँगा। तो जनूबी पंजाब के अंदर जो है कितनी बड़ी कास्टें रहती हैं, कास्ट यानी कि रहती है ज़ातें रहती हैं और वो कौन कौन सी ज़बानें बोलती हैं और कुछ मिस भी हो जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ मालूमात जो है नाकिस है और मैंने ज़ाती तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। हो सकता है कि ये वीडियोज़ 20 मिनट तक भी चली जाए। अगर आप फिर कुछ नया तजिया सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि वही किताबी बातें जो कि आपने पहले किसी से सुन रखी हैं और मज़ीद वो ही मैं रिपीट करूँगा, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ आंखों देखा हाल भी आपके सामने रखूँगा और कुछ आपको समझाऊंगा भी। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की, ठीक है। पंजाब के अंदर जो है एक जो बड़ी कास्ट है राजपूत है, जो कि पंजाबी ज़बान बोलती है और इनकी वसी कास्ट है, बहुत ज़्यादा इनके जो है इस टाइम पे रेशो है, बहुत सारे लोग रहते हैं पंजाब के अंदर। राजपूत जो है राजस्थान से आए हुए लोग हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से आकर आधा यानी कि वो भट्टी भी कहलाते हैं। बहुत सारी कास्टों में वो थोड़ा बहुत मर्ज होते हैं, 19 भी चेंज होती है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, ठीक है, और ये अक्सरियत जो है पंजाब के अंदर रहती है तो पंजाबी बोलती हुई नज़र आती है। राजस्थान के अंदर एक अलग ज़बान होती है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पंजाब के अंदर रहते हैं। अगर कोई राजपूत उठता है और आपको वो कहता है कि मैं सराइकिस्तान को सूबा नहीं दूंगा या फिर इस तरह से, या मैं पंजाबी हूँ या सराइकी पंजाबी ज़बान में मर्ज करने की बात करते हो, तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि यार आप तो राजपूत हैं, आपका तो जो जद पुश्त है वो तो राजस्थान से आई हुई है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं अपने आप को पंजाबी, या फिर आप किस तरह से अपने आप को सराइकी कह सकते हैं। तो ये मैं कुछ आप ऐसे लोगों की निशानदेही करा रहा हूँ जो अक्सर आपको सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का एजेंडा यानी कि शोर शराबा करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं जट की। अब जट कौम जो है पंजाबी, ये इससे आपको पता चलता होगा जट अल्फाज ही ऐसा है, तो जाहिर सी बात है ये पंजाबी ज़बान बोलते हैं। और जट कास्ट को सबसे ज़्यादा फेमस जो है पुराने कोई फिल्म साज थे जिन्होंने मौला जट फिल्म बनाई थी, उसके बाद काफ़ी लोगों ने कास्ट और ये सब, तो जट कास्ट 100% पंजाब की है और पंजाबी ज़बान बोलने वालों में से अगर कोई जट कहता है कि जी सराइकी ज़बान, तो फिर आप उसे कह सकते हैं ठीक है भाई जट साहब तुसी सही कह रहे हैं कि सराइकियां को सूबा नहीं देना चाहिए, नहीं दो इन्होंने भाई, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है अरइयों की। अरई भी जो है पंजाबी ज़बान बोलते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा यानी कि रेशो है पंजाबी ज़बान बोलने वालों में। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक फ़नी सा आपको एक जुमला मैं बता देता हूँ। अक्सर लोग इनको तंग करते हैं कि यार भाई प्याज व्याज और गंडे खाना इस तरह से, तो भाई ये मुस्कुराने के लिए था, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। ये अरई जो कास्ट है ये ज़बान पंजाबी भी बोलते हैं और ये जनूबी पंजाब में जब होते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है
ये सराइकी ज़बान भी बोलते हैं, और अरैयों को थोड़ा सा तब्दील करके शाह के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया गया है, और कहीं पर इनको महर के नाम से और महर के नाम से भी कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि जिनकी अगर जद पूछ देखें तो अरई से ताल्लुक़ रखती है। और इसकी ज़्यादा अक्सरियत जो कि जनूबी पंजाब के अंदर मौजूद है, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल कर बड़े हमजोली बहुत सारी कुछ खिदमत की थी, उन्होंने जाते हुए कहा था कि जा भाई तेनू असी दे दी है ज़मीन, फड़ ले। तो उसके बाद इन लोगों के पास काफ़ी ज़मीनें हैं। ये बहुत कास्ट जो है ना अमीर होती है, ख़ास तौर ज़राअत के हवाले से, ठीक है। तो ये अरई कास्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये मेरा अपना तजज़िया है। ये सराइकी ज़बान भी बोलते हैं और ये पंजाबी भी बोलते हैं, और जब ये जनूबी पंजाब में कोई पंजाबी आ जाए इनके सामने तो उसको पंजाबी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी तहस्सुब होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि हम कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये मैं आपको आज समझा रहा हूँ कि जो आजकल वायरल चल रहा है भाई सराइकी सूबा फलाना सूबा, तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मसला क्या चल रहा है। अच्छा जी, गुज्जर कौम जो है, गुज्जर पंजाबी बोलते हैं और ज़्यादा यानी कि पंजाबी बोलते हैं। कुछ लोग ये मेरे ख्याल में मनसेरा टाइप के हैं, उधर के भी होते हैं, कहीं वहाँ की ज़बान भी बोलते हैं, पटवारी वगैरह भी बोल रहे होते हैं गुज्जर कौम। और इनकी ये भी यानी कि फ़िल्मों के ज़रिए हमें पता चला है जी ये पंजाबी ही बोलते हैं, ठीक है। तो गुजर समझ में आता है। इनको भी अक्सर लोग तंग करते हैं, यार आप गुजर हैं तो वो आपके पास तो भैंसें भी होंगी, बकरियां भी होंगी, आपके पास भाड़ा भी होगा, वो दूध बेचते हैं आप, तो इस तरह से भी होगा। खैर जी, गुजर तो मैंने फ़िल्मों के अंदर बंदूकें मारते हुए देखा है लोगों को। अच्छी कास्ट है, और ये वो कास्ट है जो फ़िल्मों के ज़रिए हमें पता चली है, शायद आपको भी चली होंगी पता। इसके बाद बात आ जाती है शेख की। अब शेख जो है, शेख के बारे में बड़ा एक अजीब सा जुमला है, बड़ा फ़नी सा जुमला है, जो कि उमर शरीफ साहब भी बोलते हैं। इनकी बहुत सारी फ़नी कॉमेडी भी है कि शेख बड़ा कंजूस होता है। भाई होते नहीं है वैसे। तो इनके बारे में हम बताते हैं जी, ये भी पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इनके दरमियाने हैं। और शेख कास्ट की हम बात करें तो जनाब ये शेख, ज़ाहिर सी बात है, शेख आप अरबिक नाम है, अरबिक कास्ट है, तो वहाँ से आए हुए हैं ये लोग। तो अगर ये कहता है कि जी सराइकी सूबा नहीं देना चाहिए, फिर हम पंजाबी हैं, तो भाई इनसे पहले ये कहते हैं कि भाई आप जो है ना ज़रा वो उधर के हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से इधर आए हैं, ज़रा आप भी यहाँ पे तब्दील हो चुके हैं, ठीक है। प्योर कोई भी नहीं है, कहने का मकसद ये है। आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें दे रहा हूँ जो पहले किताबों में लोग आपको हिस्ट्रियाँ पढ़ाएंगे, मैं नॉर्मल आप जैसे दोस्त बैठते हैं इस तरह से बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाती है खोखर कास्ट। अब खोखर कास्ट जो है, ये कुछ लोग अपने आप को भट्टी भी कहलवाते हैं, और कुछ गिल से भी इनका ताल्लुक है, यानी कि ऐसे मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का वो है। तो खोखर भी पंजाबी बोलते हैं, दरमियाने हैं, और कहीं हिंद को ज़बान इधर उधर भी होते हैं। तो अब ये कैसे इधर उधर गए, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब सरकारी नौकरियाँ लगती हैं तो लोग हिजरत करके इधर उधर चले जाते हैं, या फिर कभी कभी जब जंगें हुई थी तो हद से ज़्यादा, फिर जब पाकिस्तान को जीत मिली तो फिर इनको कह दिया गया कि भाई ठीक है आप जाएँ, पाकिस्तान का कोई भी कोना पकड़ लें, वहाँ पर आप अपनी ज़मीनें रख लें। तो इस तरह से ये कास्ट जो है ना इधर उधर हुई है। अब खोखर सराइकी ज़बान भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर वो खोखर होके कहता कि जी मैं पंजाबी नहीं हूँ, या फिर खोखर पंजाबी होके कहता मैं सराइकी नहीं हूँ, तो ये फिर इनसे आप कह देंगे फिर अपना ये जो कबीला है उसको चेंज करें, फिर आप ये दोनों सराइकी और पंजाबी बन जाए आगे, ठीक है। ये वाला एक मसला है। दूसरी बात आ जाती है, एक सैयद कास्ट है जो कि पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। अगर कोई सैयद कहता है कि मैं सराइकी के बारे में बुरा बोलता है, या फिर पंजाबी के बारे में बुरा बोलता है, और अपने आप को वो सैयद कहता है, तो इनसे कह सकते हैं कि भाई ज़रा आप तो ईरान से आए हुए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी ये जद पुश्त है, आप मुझे ये बताएं पहले। अच्छा, एक और बड़ी जो कि मैंने अक्सर लोगों को आवाज़ उठाते हुए देखा, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है जी कास्ट चौहान की। चौहान जाहिर सी बात है गिल से ताल्लुक़ है इनका, गिल कास्ट है, तो ये तो पंजाबी हैं, ठीक है। और अभी ये मुख्तलिफ यानी कि ये दरमियाने भी हैं इस टाइम पे, ठीक है। और कम्बो के नाम से भी है, ये भी पंजाबी हैं, जो कि इनकी कास्ट के बारे में इतना मैं नहीं जानता, पर ये मोची, लोहार, कुम्हार वगैरह भी पंजाबी हैं। अच्छा, मोची सराइकी ज़बान भी बोलते हैं, और लोहार सराइकी ज़बान भी बोलते हैं, पंजाबी कसूर के अंदर भी ज़्यादातर हैं। और इनकी कास्ट मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आपके जहन में और नज़र में जब से आई होगी, और आलम लोहार साहब ये जो कि इस तरह से गायक थे जो कि आपकी नज़र से समातों से गुजरे होंगे, ठीक है। तो ये पंजाबी भी बोलते हैं, और ये इस तरह से सराइकी भी बोलते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पर इनका फैला हुआ है। उसके बाद बात आ जाती है जनूबी पंजाब की, जो कि सराइकी बोलने वालों की सबसे बड़ी ज़ातें हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जो बात हो रही थी वो पंजाब के बारे में बात हो रही थी, पंजाबी लोगों की बात हो रही थी। इसमें जो है जो सबसे बड़ी जो बरादरी है वो जनाब कोई रहा राजवी कुछ है, सराइकी सबसे ज़्यादा बोलते हैं, मुझे सही यहाँ से पढ़ना नहीं आ रहा। और इसके बाद गिलानी जो कास्ट है, आप गिलानी के बारे में भी मुझे लग रहा है कहीं अरब कहीं कंट्री इधर उधर से निकल कर आए हैं लोग, और ये सराइकी
और दरमियाने हैं जनाब, ठीक है। ये सराइकी भी बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे। और पंजाब में रहते होंगे तो कहीं इधर उधर कहीं इलाके वाइज 10 किलोमीटर पे वैसे लहजे चेंज होते हैं, तो वहाँ पे ये पंजाबी और सराइकी दोनों बोलते हैं। बल्कि मुल्तान के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी का मैं आपको मिसाल दूंगा, तो वो सराइकी ज़बान बोलते हैं। और उन्होंने ये भी अभी कहा था कि यार मैं जब कहीं पर भी जाता हूँ लोग मुझे ताने मारते हैं कि तुम सराइकी सूबा क्यों नहीं बना के दे रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका एक मसला चल निकला है, ठीक है। इनको ताने मारते, तो हम इनको मुल्तान से जोड़ेंगे और गिलानी को जो है ना सराइकी ज़बान से जोड़ेंगे, ज़्यादा वैल्यू इसको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लगारी कास्ट। अब लगारी कास्ट जो है ना, ये पंजाबी आपको कहीं बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक सिंध से भी होगा, बलूचिस्तान से भी होगा। अगर ये सराइकी ज़बान बोलते हैं तो यहाँ पर प्योर इनकी सबसे ज़्यादा जो सराइकी बोलने वालों में इनकी ज़्यादा तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा। रुझान के अंदर लगारी साहब वो काफ़ी यानी कि सियासतदान भी रह चुके हैं, तो ये मैं खुद आंखों देखा हाल है मेरा। और इसी तरह से दर्शिक पता नहीं ऐसे कुछ कास्ट है, ये भी एक सराइकी जो कि दरमियाने है। उसके बाद खोसा कास्ट है। अब खोसा कास्ट जो है ना, आपको पता है अगर खोसा कहता है कि सराइकी जो है ये पंजाबी नहीं है, तो वो उससे आप ये कह सकते हैं कि खोसा साहब वो देखें आपका ताल्लुक तो बलूचिस्तान से, आप तो अपनी ज़बान खुद भूल के बैठे हुए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सराइकी जो है ना पंजाबी है, फिर इस तरह के मसाइल हों। क्योंकि अयूब खोसा साहब जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके बारे में अगर आप जाके अभी रिसेंटली उनके व्लॉग सर्च कर लें, वो खोसा साहब है, इरफान खोसर साहब, वो कहीं पंजाबी बोलते हुए नजर आते हैं, पर वो खोसट है। अब मुझे ये नहीं पता कि खोसा खोसर से निकला हुआ क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में राइट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है, ठीक है। अब ये जो खोसा कास्ट है ये लाजमन जो है मेरे हिसाब से शायद बलूचिस्तान से आई है या सिंध से, पर ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान से कास्ट का इसका ताल्लुक है। हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान से बाहर का भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जट सराइकी बेल्ट के नाम से, अब देखें जट एक पंजाबी में भी आ रहा था उधर से और यहाँ से भी आ रहा था। जट को महार भी कहते हैं, ठीक है, और ये सराइकी ज़बान भी बोलते हैं और पंजाबी भी बोलते हैं। तो अब आपको कुछ 80% आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मसला आखिर क्या है, कौन सच्चा और कौन झूठा है। उसके बाद आ जाते हैं अरई। ये अब जिससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अरई जो है सराइकी बेल्ट में रहते हैं और इनकी ज़्यादा जो है ये सराइकी ज़बान भी बोलते हैं। उसके बाद बलोच के कई कबीले हैं जो कि सराइकी ज़बान सबसे ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई बलोच कबीला है या फिर कोई कास्ट वाला वो अगर सराइकी ज़बान का कहता है तो सबसे पहले उसे आप ये याद दिलवा दें कि भाईजान आप हमें सबसे पहले बलूची हमें बोल के दिखाएं, क्योंकि आप तो बलोची हैं, आपकी जो कास्ट है, जो आपका नाम लगा हुआ है, तो वो तो बलोच है। आप कैसे सराइकी की तरफदारी कर सकते हैं, आप कैसे पंजाबी की तरफदारी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह की हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कुरैशी। और कुरैशी जो है ये सराइकी हैं, दरमियाने हैं और कहीं उर्दू स्पीक भी हैं सबसे ज़्यादा। अब कुरैश जो है या कुरैशी, इनका ताल्लुक भी अरब उससे है। अब मुझे नहीं पता कि कितना ताल्लुक है इनका वहाँ से, क्योंकि अगर कुछ और हिस्ट्री उठाएँ तो बहुत कुछ है, ये DNA वगैरह से तो कुछ और ही होता है। तो ये भी इनके इस तरह से ज़बानें बोलते हैं। अब कहने का मकसद ये है जो इलाके हैं अगर वहाँ पे आप रहते हैं और तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मौसम भी अलग होते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ज़बान के उससे आप सूबे मांगना शुरू कर दें। तो ये सारे लोग मिक्स हैं आपस के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो झगड़ने की बात कर रहे हैं या फिर बहुत बड़ी चीज़ें, अब जो आपको किसी भी वीडियो के अंदर बात करते हुए नजर आएंगे, गोंदल टैब आएंगे या फिर सरगोदा के जितने भी लोग हैं, तो उनकी आप कास्टें पता करना शुरू कर दें। कुछ लोग सराइकी ज़बान के हवाला दे रहे होंगे, जी हमें सराइकी सूबा चाहिए, आगे उनका खान लिखा हुआ होता है, ठीक है, फलाना खान बलोच, फलाना खान। तो भाईजान बलोच अगर आपकी कास्ट है तो आप सराइकी कैसे हो सकते हैं, आप तो बलोची बोलें जाके। तो सराइकी, अब मैं अपनी ज़ाती बात करूं, मैं अपनी राय दूं, आप मेरे बारे में जाने तो जाहिर सी बात है जी, हमें खुद नहीं पता कि हम कौन से उससे हैं, पर ये थोड़ा बहुत तो ज़्यादा तो पता है, पर हम एक इंसान हैं, ठीक है। और इंसानों को फिर से आप किसी रंगो नस्ल में बांट दें या फिर आप ये कहेंगे जी इसका फ़लाना कबीला या फिर फ़लानी ज़बान बोलता है, तो दुनिया में अमन कायम कभी भी नहीं होगा। अगर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर सराइकिस्तान सूबा बना दिया जाए, तो सूबा पहले भी बन चुके हैं, तो कितने गरीब लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, कितने लोगों को इस टाइम पे नौकरियां मिल चुकी हैं, कितने लोग जो सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर सराइकिस्तान की बात करूं या फिर सराइकी के इलाकों की बात करूं, तो वहाँ पर किसी गरीब को थप्पड़ मारो, 10 कुछ करो, तो उसके घर के अंदर उसका नुकसान कर दो, जब तक वो वहाँ का जो वडेरा या कोई सरदार हो उसके कहने पर पर्चा भी नहीं कटता, वो अभी भी जलालत की ज़िंदगी जी रहा है। और कहीं लाहौर जाके अगर उसको कहीं इंसाफ मिल भी जाता है या फिर कहीं इस्लामाबाद में जाके मिल जाता है, अगर आप इसको यहाँ सूबा बना देते हो और इसके यहीं पे सारे मामलात कानूनी होना शुरू हो जाएंगे, तो ये और पावर के नीचे दबना शुरू हो जाएंगे। मेरा मानना ये है कि भाई ये सब एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस तरह से कौमों को बांट दिया जा रहा है। और मैं बड़ी आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इससे पहले
इंडिया के अंदर कोई भी सिंधी ज़बान या कोई भी वहाँ का बड़ा एक्टर सिंधी ज़बान बोलता हुआ नज़र नहीं आया, ना कभी सुनाई दिया उसने। ठीक है, जब से सिंध का मामलात हुए थे, पानी के हवाले से काफ़ी दिनों से पंजाब की ट्रैफिक रुकी हुई थी, तो उस दौरान जो है काफ़ी वहाँ के इंडिया के एक्टर सिंधी बोलते हुए नजर आए। तो उन्होंने कहा जी हमारी माँ तो ये बोलती थी, ये सारा कुछ होता रहा। इसकी तरह से सराइकी ज़बान भी अब बोलने वाले इंडिया से निकल के आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो वो डेरा गाजी खान से यहाँ से हिजरत करके गए हुए हैं, वो हमारे इलाके से करके गए हुए हैं और हम लोग भी कहीं से करके आए हुए हैं। तो ये सारे मामला जो है मिले जुले में। अब ये दरारें कैसे पैदा करते हैं और इनका फ़ायदा किन लोगों को होता है, इससे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जितने भी कबीले बनाए जाते थे, रंगो नस्ल कास्ट पे एक दूसरे को जमा किया जाता था, एक ताकत बनाई जाती थी, वहाँ का एक सरदार होता था और इसी तरह से वो अपने लोगों को ये तैश दिलाता था कि आप तो मेरी कास्ट हैं, आप मेरा साथ देंगे। इसी तरह से मिलजुल कर वो पावर बनाकर दोनों कबीले ये कहीं पर भी लड़ते थे, वोट हासिल किए जाते थे और बहुत सारी इस टाइम पे कैटेगरियां बना दी गई। ज़ाहिर सी बात नहीं कि ज़बान नहीं है, ये कबीले और ये सब। फिर उसके बाद जब इनकी ताकतें ख़त्म हुई, मज़हब बना दिए गए, बहुत सारी चीज़ें बना दी गई लोगों को तोड़ने के लिए, ताकि एक बंदा आके सब लोगों के ऊपर राज करना शुरू कर दे, धड़ों में बांट दे। और वो धड़े क्या करते हैं, वो छोटी सतह पे सब लोग मिलकर एक बड़े आदमी की ताकत बन जाते हैं। वो बड़ा आदमी अकेला कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा जब तक आपको किसी मज़हब के तौर पे ना इकट्ठा कर ले, या फिर रंग और नस्ल पे ना इकट्ठा कर ले, या फिर किसी बरादरी पे आपको एक आवाज़ और सारे मिलके पीछे चल पड़े, वो मेरी बरादरी का, मैं तो इसका साथ दूंगा। तो वो जाके आपको लड़वाता है और इनके नतीजे क्या हुए निकले में। अब आपको मैं कहूँगा कि जाके आप किताबें पढ़ लें, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोगों ने तलवारें चलाई, कितने लोगों ने एक दूसरे को मारा, कत्लो गारत की, पर ये बचा कुछ भी नहीं है भाई। और जो लोग ये अब आपस में मिक्स होके बैठे हुए हैं, तो भाई अब आपका क्या है जी। दूसरी तीसरी जो नस्ल है, जैसे वो आप गरीब हो जाते हैं, अपना इलाका छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के किसी और शहर में आ जाते हैं, तो आपकी तीसरी चौथी नस्ल उन पिछलों को नहीं जानती। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं जानती और वो ज़ाहिर सी बात है आप उसको किसी ज़ात वात का नहीं है। एक मेरा दोस्त था, उससे मेरी बात हो रही थी, उसने कहा जी, मैंने कहा तुम्हारी कास्ट क्या, कहना मुग़ल है। तो मुग़ल ज़ाहिर सी बात है, मुग़ल जो है बहुत एक टाइम पे काफ़ी, यानी कि मुग़ल आज़म वगैरह ये सब कुछ वो इक़्तिदार में रह चुके हैं, बादशाह बन के रहे, उन्होंने सल्तनत जो है उन्होंने काबिज़ रहे उसके ऊपर। तो इसी तरह से अब मैंने कहा यार तुम मुग़ल तो बड़े अमीर होते हो, अब क्या हुआ, कह रहा यार बस वो मुग़लों में एका नहीं था, गुरबत में चले गए सारे। तो ये मामलात हैं जी। अब पहले लोग थे जो अपनी कास्ट को भरपूर ताकतवर रखते थे और अपनी तलवारें तेज़ रखते थे, कहीं पर जो है इज़्ज़त बनाते थे वो ताकत के बलबूते पर, कहीं पर क्या करके, कहीं कुछ भी करके ताकत ही चलती थी, तलवारें चलती थी और गोलियां तो खैर मैं नहीं कह सकता हूँ। तो इसी तरह से जब वो ताकत ख़त्म हुई, लोगों के पास माली हालात तंग होना शुरू हुए, क्योंकि तंग तो होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश आपके ऊपर और बिठा दी गई, क्योंकि मज़ीद गरीब कर दिया गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे लोग जो हैं रेज़ा रेज़ा हो गए, इकट्ठे इधर उधर हो गए, बिखर चुके हैं। तो अब कोई भी जिस कास्ट का पूछें तो वो कहेंगे जी मेरी फलानी हिस्ट्री, तो वो बिल्कुल माली हालात से बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन होगी। तो मैं बात करता हूँ अब शहरों की। शहरों के अंदर भाई सब लोग मिल के रहते हैं और कोई दोस्त होगा उसका अगर पता करेंगे तो वो, क्योंकि वो इलाके के हिसाब से बोली और अपना जो है कपड़ा वगैरह लिबास वगैरह चेंज होता है उसका, पर पता चले तुम्हारी कौन सी का, वो कहेगा भाई मैं तो मुग़ल हूँ या फलां हूँ, तो फिर वो एक दोस्त होगा जान देगा तुम्हारे पीछे। ठीक है, तो शहरों में थोड़ा सा ये बदलाव आता है, पर ये गांव देहात में आज भी लोग अपनी बरादरी को जो है ना वो अपनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं और बरादरी वाले को, इनके कब्रिस्तान भी अलग होते हैं और इनकी शादियां और एक दूसरे को बुलाते भी नहीं हैं और यहाँ तक एक दूसरे के रिश्ते भी नहीं करते। अगर इनको फिर से कहीं सूबा दे दिया जाए तो ऑलरेडी जो पहले लोग बैठे हैं वो बहुत ज़िम्मेदार हैं। अब मेरे एक दोस्त है, उनसे हमारी बातचीत होती है, तो मेरे एक हॉस्पिटल में जाना हुआ, तो एक एरिया था बहुत बड़ा, उसके अंदर हद से ज़्यादा एक ही कास्ट के लोगों के बैनर लगे हुए थे हॉस्पिटल के अंदर, फ़लाँ जी डॉक्टर फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो मैंने कहा यार इन्होंने पूरा इलाके को यरगमाल बना रखा है। अब यरगमाल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर जगह इनके लोग बैठे हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि क्या कुदरत ने इन्हीं को सलाहियत दी है, क्या यही डिग्रियां हासिल करते हैं, हद से ज़्यादा तालीम भी इन्हीं के पास होती है, क्या इन्हीं लोगों के पास सलाहियत है कि इतने बड़े ओहदों पे जाके बैठे। जाहिर सी बात है इनके पास कोई ऐसी पावर आ चुकी है जो अपनी कौम को ही प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी बहुत सारी कौमें वो भी पढ़ लिख रही हैं, वो भी मेहनत करती हैं, वो क्यों नहीं इस ओहदे पर जाके बैठी। तो भाई हमने इससे पहले वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो इस टाइम पे मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के साथ है और इंसाफ के साथ, इंसानियत के साथ है। तो मैं उस नज़र से सबको देखूंगा, तो इसी तरह से मैं बात करूंगा। अगर मेरी रंगो नस्ल का कोई बंदा तरक्की करता है तो मैं कहूँगा दूसरी का भी करे। तो ज़रूरी नहीं कि मेरी कास्ट या मेरी रंग नस्ल को जो है हद से ज़्यादा वैल्यू मिले या फिर वही कामयाबी हासिल करे, तो फिर शक की नज़र से देखा जा सकता है। तो ये कुछ वीडियोस आपको समझ आ चुकी होगी
और बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो दोबारा से शुरू की है। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा तज्जिया था, इसमें हो सकता है मेरी मालूमात कम भी हो, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। आप भी इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, आपके जहन के अंदर ख्यालात है, इसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट से आगाह कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ।